इस यूनिट में अ, हम लोग क्या आज देखेंगे, स्पेशल कंक्रीट्स। बेसिकली कंक्रीट्स में स्पेशल कुछ नहीं रहता है, थोड़ा सा उसका जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर उसमें कुछ एडिशनल ऐड करके कोई भी चीज केमिकल या फिर जो भी हो, या फिर उसके इंग्रेडिएंट में वाटर सीमेंट रेशियो में इन सब चीजों में थोड़ा सा अल्टर करके हम कुछ स्पेशल टाइप का कंक्रीट बनाते हैं। जैसे हो गया रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट या फिर हाई इम्पैक्ट रेसिस्टेंट कंक्रीट, है ना। उसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे आज प्रॉपर्टीज यूज एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टील फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, जिसको कि ऐसे फारसी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, इसका यूज क्या क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील फाइबर इन एसएफ आरसी, परसेंटेज जो एसएफ आरसी में स्टील फाइबर का होना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए। उसके अलावा इफेक्ट ऑफ साइज एस्पेक्ट रेशियो एंड परसेंटेज ऑफ स्टील फाइबर ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टील फाइबर के बारे में, स्टील फाइबर, कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में वो है स्टील फाइबर, क्योंकि इजीली अवेलेबल है और कहीं ना कहीं हम लोग स्टील को यूज भी किए हैं कंक्रीट के साथ। तो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो है एस एफ आर सी के बारे में, मतलब जो जनरल कंक्रीट है उसमें हम यदि स्टील फाइबर, स्टील नहीं, स्टील बार नहीं, स्टील फाइबर को मिक्स करें, किस हिसाब से मिक्स करें, उसका प्रॉपर्टीज, उसका जो स्ट्रेंथ में चेंजिंग आता है। मान लो कि हम यूज कर रहे हैं फाइबर, स्टील फाइबर, तो कितना ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ में कितना फर्क पड़ रहा है, इन सब चीज के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो मटेरियल जो दिए थे पढ़ा है तुम लोग थोड़ा बहुत? हाँ सर, ये लिख भी लिए हैं पढ़ के सर। लिए वेरी गुड, चलो उसी को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला है स्पेशल कंक्रीट में रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट, है ना। तो रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द कंक्रीट कंपैक्टेड बाय रोलर कंपैक्शन, रोलर एक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंक्रीट होगा, कंक्रीट ही है। अब कंक्रीट है तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वही रहेंगे। सर आवाज जैसे कट रहा है। सर कंपैक्शन, जैसे कि बिटुमिनस रोड में हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से इस कंक्रीट को कंपैक्ट करने के लिए रोलर यूज करें। अब वो रोलर हो सकता है वाइब्रेटरी हो भी और ना भी हो, लेकिन यदि वाइब्रेटरी रोलर है तो ज्यादा ड्राई होगा। अब यदि हम गीला कंक्रीट बनाए तो उसमें रोलर रोलर नहीं यूज कर सकते। अब यहाँ रोलर यूज कर रहे हैं तो इससे हमको क्लियर है कि ये जो कंक्रीट होगा वो ज्यादा ड्राई कंडीशन होगा, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो, इसमें वाटर कंटेंट की बात करें तो कम रहेगा। वाटर सीमेंट रेशियो तो हमको मेंटेन करना ही होगा, लेकिन जनरली जो प्रैक्टिस में हम लोग वाटर कंटेंट जो रखते हैं कंक्रीट में वो ज्यादा रखते हैं फॉर पर्पस ऑफ वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो जो डिजाइन मिक्स हिसाब से तय किया हुआ है उसके हिसाब से रखेंगे। और जनरली तुम लोग भी देखे हो कि डिजाइन मिक्स जब भी तुम लोग बनाए होगे या बनाओगे तो जो उसमें का वाटर कंटेंट आता है, कितना हमको अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है, वो यदि तुम ऐड करोगे तो जनरली वो स्टिफ मिक्स ही बनता है, ड्राई मिक्स ही जनरली प्रिपेयर होता है। हम लोग जो साइड पे यूज करते हैं जनरली उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इसलिए कि उसका वर्केबिलिटी बढ़ जाए, हमारा काम करने में आसानी। तो यदि यहाँ पे हम ड्रायर मिक्स बनाए, ड्रायर मतलब कि ऐसा नहीं कि उसमें पानी ही नहीं ऐड करें, लेकिन पानी तो ऐड करेंगे डिजाइन के हिसाब से, लेकिन वो ज्यादा ड्राई रहेगा और ड्राई होने के चलते उस पे हम रोलर को आसानी से मूव करा सकते हैं। ठीक, अब ये ड्राई जो होना चाहिए, ड्राई इतना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए कि जो रोलर हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं
ठीक है। और वेट उतना ही होना चाहिए सो दैट कि ये परमिट करे। सर आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है। जो एक्शन के चलते जो कंपैक्शन हो। अब कंपैक्शन कैसे होगा? वो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स जो भी होगा उसमें, पार्टिकल्स मतलब जो कंपोजिट मटेरियल है, सैंड है, एग्रीगेट है, उसका रीअरेंजमेंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाए। उतना हमको गीला भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा स्टिफ हम लोग बनाते। इस हिसाब से हम रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट का ये करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। Typically RCC is constructed without joints. It needs neither form nor finishing, nor does it contains dowels or steel reinforcement. के लिए हमको कोई फॉर्म वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। आवाज आ रहा है बढ़िया? हाँ सर, आवाज कभी सर नहीं है, दो 4 मिनट। प्रॉब्लम हो रहा है। अब कॉलेज का नेट था, उससे कनेक्ट किया है मोबाइल। हम लोग बात करें तो स्लाइटली चेंज आता है इसमें। इसमें जो है हम लोग हाई अमाउंट ऑफ स्टोन यूज करते हैं। जो भी एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, वो ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं। उसके बाद जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके जगह पे जनरली हम लोग फ्लाई एश यूज कर सकते हैं, या फिर फ्लाई एश का कंटेंट जो है वो ज्यादा रख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सैंड का कंटेंट है वो थोड़ा कम रखते हैं। ठीक है। उसके बाद जो वाटर हमको मिक्स करना है डिजाइन के हिसाब से हाइड्रेट करने के लिए, वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। मतलब इसमें कोर्स एग्रीगेट का या कोर्स स्टोन का, जो भी बड़ा साइज का स्टोन है, एग्रीगेट है, उसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा। फ्लाई एश यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, या फिर फ्लाई एश का परसेंटेज या कंटेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू पोर्टलैंड सीमेंट। उसके अलावा सैंड का कंपोजिशन जो परसेंटेज जो होगा वो थोड़ा कम रहेगा, इस जितना हो सकता है कम। उसके अलावा जो हमको जिस अमाउंट में वाटर चाहिए डिजाइन के हिसाब से, वो वाटर यूज करते हैं। ठीक है। ये इसका कंपोजिशन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये टफ भी होगा, ड्यूरेबल भी होगा, मजबूत भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए एकोमोडेट कर सकता है, वर्सेटाइल नेचर का हो सकता है। उसके अलावा इसका एक और प्रॉपर्टीज है कि जैसे फ्रीजिंग एंड थाइंग प्रॉपर्टीज सुने होंगे ना कंक्रीट का। हाँ सर सुने। हाँ, इसका भी रेसिस्टेंट, बेटर रेसिस्टेंट ये प्रोवाइड करता है। ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। ठीक है। यदि इसका एडवांटेज या यूज के बारे में बात करें, अमितेश कुमार, ठीक है, तो इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन जो हम रोड बना रहे हैं, यदि वो कन्वेंशनल कंक्रीट से बना रहे हैं जिसमें कि डबल बार्स भी यूज कर रहे हैं, और ड्रायर मिक्स नहीं है, रोलर कंपैक्टेड नहीं है, मैनुअली निडल वाइब्रेटर द्वारा कंपैक्टेड है या फॉर्म वाइब्रेटर द्वारा कंपैक्टेड है, तो उसके कंपेयर में इसका कॉस्ट कम लगता है थोड़ा सा। एंड टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन ये भी कम लगेगा, क्योंकि हम इसको लार्ज स्केल पे, लार्ज वॉल्यूम में एक बार प्लेस कर सकते हैं, और उसी हिसाब से रोलर एक्शन के द्वारा हम इसको कंपैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल कंक्रीट है, लार्ज वॉल्यूम एक साथ पोर नहीं कर सकते हैं, डेप्थ का इसमें लिमिटेशन होगा, कितना डेप्थ ज्यादा हम एक बार में पोर नहीं कर सकते हैं। इसमें डेप्थ का कोई लिमिटेशन नहीं है ना। इसमें जो है ये फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन होगा जो भी, यदि हम रोड बनाते हैं तो, क्योंकि जनरली रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट है, मतलब जब भी हम बनाएंगे तब पेवमेंट ही बनाएंगे, फ्लोर नहीं बनाएंगे। इसको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है सर। तो इस हिसाब से एक और इसका एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है। जैसे तुम लोग देखते हो कि गाड़ी जब हम हैवी व्हीकल्स है कोई, तो वो यदि ब्रेक लगाता है, जो हैवी व्हीकल है उसका वेट ज्यादा है, फुल्ली लोडेड है, ब्रेक लगाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो रोड का मटेरियल है
वो ट्रक के साथ साथ मतलब आगे की तरफ खिसक जाता है। हाँ सर, कवर होता जाता है है, ऐसा, रोड का पूरा गिट्टी कवर वगैरह जाता कवर है, जाता है। हाँ सर। जिसको सोविंग एंड पुशिंग बोलते हैं। मतलब ये जो कंक्रीट होगा, सोविंग जिसे फ्रीजिंग एंड थाइंग था हमने बताया था, उसी तरह ये सोविंग एंड पुशिंग का बेटर रेसिस्टेंट होगा। मतलब वो जो डिमेरिट आता है इसमें बहुत कम आएगा, या फिर बहुत बेटर इसका रेसिस्टेंट है ये कंक्रीट। ठीक है। मेंटेनेंस इसमें जो होगा वो कम रिक्वायर्ड होगा, मेंटेनेंस कम करने की जरूरत पड़ेगी। रटिंग नहीं होगा। उसके अलावा एक पॉट होल्स होता है, जो छोटा छोटा गड्ढा टाइप का हो जाता है, ये पॉट होल्स इसमें नहीं बनने वाला है। उसके अलावा एक और चीज हमने बताया था कि इसमें डोवेल बार्स या रिबार्स की जरूरत नहीं पड़ती है। डोवेल बार समझ में आ रहा है ना, यूज करते हैं जो, हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। उसका जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद इसके लिए कोई फॉर्मवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टिफ मिक्स है, ड्रायर मिक्स है, फॉर्मर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये हेवी लोड को भी बियर कर सकता है आसानी से। मतलब अंडर हेवी लोड इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आ सकते हैं, परमानेंट जो डिफॉर्मेशन होता है वो नहीं आएगा, क्रैक डेवलप नहीं करेगा, और हाई टेम्परेचर भी बियर कर सकता है। ठीक है। तो ये सब इसका मेरिट्स हैं, एडवांटेज है। ठीक है। उसके अलावा एक चीज और है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़ता है ना। ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसमेंट और कंपैक्शन, ये सब को, ये थोड़ा सा इसमें कॉस्ट जो होता है, ये सब कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होता है कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कन्वेंशनल कंक्रीट है उसको यदि तुम लेते हो, तो उसके लिए जो ट्रांजिट मिक्सर वाला जो ट्रक होता है वो जरूरत पड़ता है, लेकिन इसके लिए ट्रांजिट मिक्सर वाला ट्रक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नॉर्मली जो ट्रैक्टर है या फिर डंपिंग ट्रक है जो कि उठाता और डंप कर देता है, उस ट्रक पे भी हम इस कंक्रीट को कैरी कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव इस हिसाब से भी हो जाता है। ठीक है। इसका हम लोग यूज आर्टेरियल रोड्स में भी करते हैं, है ना। वही सब हमने बताया। यूज डंप ट्रक्स टू प्लेस कंक्रीट अलोंग विद पेवर इक्विपमेंट प्लेस ऑफ आरसीसी विद इन 60 मिनट्स, अदरवाइज ज्वाइंट्स कुड हैव प्रॉब्लम लेटर ऑन। इसमें जो मटेरियल होता है वो करीब करीब 60 मिनट्स के अंदर हमको प्लेस करना रहता है। ठीक है। अदरवाइज ज्वाइंट्स कुड हैव प्रॉब्लम लेटर ऑन, नहीं तो इसमें ज्वाइंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कि ये स्टीफर मिक्स है, ड्रायर मिक्स है, तो ज्वाइंट प्रॉपरली एक दूसरे से कंबाइंड नहीं हो पाएगा, एक दूसरे से स्टिक नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो मिक्स है इसको विद इन 60 मिनट्स हमको प्लेस कर देना होता है। ठीक है। प्रिपेयर ए सिंगल लेयर ऑफ मिनिमम थिकनेस 4 इंच एंड मैक्सिमम 10 इंच। इसमें जो मैक्सिमम थिकनेस जो होगा लेयर का वो 4 इंच से लेकर के मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 10 इंच तक जा सकता है। कॉम्पैक्ट इट बाई टू 98% ऑफ मॉडिफाइड प्रोक्टर। इसका जो कॉम्पैक्शन हमको करना पड़ेगा, जो मॉडिफाइड प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट है, उसको 100% यदि वहां से कॉम्पैक्शन माने तो उसका 98% तक हमको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है इसको। फिनिश द कंक्रीट विथ ए स्मॉल स्टील रोलर। इसको जो सरफेस फिनिश है उसको स्मॉल स्टील रोलर के थ्रू भी हम लोग फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। दूसरा है हाई इम्पैक्ट रेसिस्टेंट कंक्रीट, है ना। हाई इम्पैक्ट सर इसमें रेसिस्टेंट। हेलो। सर रोलर कंक्रीट में कुछ डॉट्स हैं। बोलो बोलो। सर इसमें बोले लिखा हुआ है कि मतलब लो स्पीड रोड्स के लिए मतलब ज्यादा सुटेबल है, तो इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है? लो स्पीड रोड्स के लिए, हाँ, एक मिनट, यस, कहाँ लिखा हुआ। ऊपर में ही लिखो। हाँ, RCC is a tough durable type of concrete pavement that is well suited for heavy industrial applications as well as low speed roads and arterial roads. बेसिकली आर्टेरियल रोड्स के लिए एप्लीकेबल है और लो स्पीड रोड्स, है ना। तो इसका लो स्पीड से क्या रिलेशन हो सकता है।
देखो स्पीड का जो कनेक्शन है रोड के साथ वो दो चीज पे है। एक है कि जो उसका सरफेस है, सरफेस पर फ्रिक्शन कितना है। यदि सरफेस ज्यादा स्मूथ है तो उस पर स्पीड हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। स्मूथ मतलब कि उसका सरफेस फिनिश। दूसरा चीज है लेवलिंग। स्पीड जो होता है रोड के लेवलिंग पे भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि इस केस में रोड का लेवलिंग थोड़ा बेटर नहीं हो सकता क्योंकि स्टिफ मिक्स है। तो यही रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। सर इसमें हम लोग डिजाइन मिक्स बना सकते हैं या कोई, एक जगह तो पढ़ रहे थे सर कि लीन कंक्रीट का ही यूज होता है ये रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में। लीन कंक्रीट का? हाँ सर, M15 तक ही शायद जाता है इसका मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाता है सर। हाँ, इसमें सीमेंट का कंटेंट भी कम रख सकते हैं क्योंकि देखो जिसमें वाटर कंटेंट हम लोग बढ़ाते हैं जिस सीमेंट में, जिस कंक्रीट में वो सीमेंट कंटेंट, सॉरी वाटर कंटेंट, तो वहां हमको सीमेंट कंटेंट भी बढ़ाना पड़ता है वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे वाटर हम कम यूज कर रहे हैं, सीमेंट भी कम यूज कर सकते हैं। कम मतलब ऐसा नहीं कम यूज कर लेंगे, लेकिन जनरली जो प्रैक्टिकल वैल्यू है जनरली जो साइट पे हम लोग करते हैं, क्योंकि साइट पे देखो सब चीज फुलफिल होता नहीं क्राइटेरिया। जो भी डिजाइन के हिसाब से रहता है कोई फुलफिल करता है क्या? नहीं करता है। नहीं तो सर। डिजाइन के हिसाब से यदि हम लोग रखें तो इसमें सीमेंट हमको एडिशनल ऐड नहीं करना पड़ेगा। यदि वर्केबिलिटी हमको बढ़ाने की बात होती है कन्वेंशनल कंक्रीट में, तो यहाँ पे वर्केबिलिटी का कोई मतलब ज्यादा है नहीं। तो सीमेंट कंटेंट जो है वो हम कम रख सकते हैं। यदि वाटर ऐड करते हैं हम तो उस केस में हमको सीमेंट भी बढ़ाना होगा वर्केबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे बेसिक पर्पस वही है कि वाटर कंटेंट कम है तो सीमेंट कंटेंट भी हम कम रख सकते हैं, तो इसलिए उसको लीन कंक्रीट भी बोल सकते हैं। क्या? हाँ सर, डाउट ये हो रहा था सर कि इतना मतलब कि लीन बनाते हुए भी सर इतना इसका एडवांटेज हो जा रहा है सर, और स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा दे दे रहा है सर, ये नहीं पता लग रहा है सर। तो लीन के पीछे तो वही बात बोले ना हम कि लीन मतलब जो वाटर हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। जो भी साइड जहां पर भी तुम देखो बहुत कम ही वाटर सीमेंट रेशियो फॉलो होता है। हाँ सर, हम वो बात तो है। वर्केबिलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, तो यदि वर्केबिलिटी हम्म, की तरफ ज्यादा बढ़े सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड करें तो वो ज्यादा अफेक्ट करेगा उसके स्ट्रेंथ को। हाँ सर, वो तो करेगा। यदि हम सीमेंट कंटेंट नहीं बढ़ाएं सिर्फ वाटर ऐड करें तो वो उस स्ट्रेंथ को ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि वाटर भी ऐड कर देते हैं और सीमेंट भी ऐड कर देते हैं वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि वो उसको कम रखते हैं थोड़ा सा। तो दूसरा चीज कि इसमें जो कोर्स एग्रीगेट है उसका परसेंटेज ज्यादा है। यदि कोर्स एग्रीगेट ज्यादा है तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया एग्रीगेट का कम होगा, और जब स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा तो सीमेंट का रिक्वायरमेंट कम होगा। क्या? हाँ हाँ, ये बात तो है सर। बाइंडर जो है, जो बाइंडर है, बाइंडर इसीलिए यूज करते हैं ना सीमेंट को। यूज क्यों करते हैं कि जो एक मटेरियल है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को फिक्स करने के लिए बाइंडर यूज करते हैं। और वो बाइंडर इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ दैट कोर्स एग्रीगेट कितना है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा ज्यादा हमको बाइंडर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज ज्यादा होगा, जो सैंड होगा फाइन एग्रीगेट उसका परसेंटेज कम होगा, तभी इसलिए हमको सीमेंट का कम जरूरत पड़ेगा। ठीक है सर, समझ गया। सर एक ठीक है, और इसमें बात था कि बोलो। हम पढ़े थे एक बुक में कि जो आरसीसी है इसका यूज करते हैं डैम कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर इसमें फॉर्म सिस्टम हाँ, यूज कर ही नहीं रहे हैं तो डैम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ये नहीं समझ में आया। डैम के लिए इसमें कहाँ हम बोल रहे हैं। डैम में तुम रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट कहाँ यूज कर सकते हो? रोलर चला सकते हो डैम के केस में? एक जगह पढ़े थे सर, एक जगह पढ़े थे कि 1980 में जापान में एक डैम बनाया गया था जिसमें रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट ही यूज किया गया था। तब उस समय यूज किया होगा होगा उन लोग। उस समय उसके पास वैसा इक्विपमेंट अवेलेबल होगा जो कि डैम के कंस्ट्रक्शन में भी रोलर यूज कर सके। स्मॉल साइज का रोलर हो सकता हो। रोलर भी तो डिफरेंट टाइप का होता है ना, साइज का, टाइप का, लोड के हिसाब से, यस। साइज के हिसाब से। तो हो सकता है कि उस हिसाब से उन्होंने बनाया होगा। देखो जब भी डैम बनाते हैं हम लोग तो उसमें वेट मिक्स हम लोग ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं। जब भी हम लोग ड्राई मिक्स यूज करें, ड्राई मिक्स कहने का मतलब है कि स्टिफ मिक्स, वो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, जो हीट डेवलप करता है वाटर ऐड करने के चलते, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो उसके चलते क्रैकिंग या फिर बहुत सारा उसके स्ट्रेंथ में इफेक्ट आता है।
तो डैम के लिए हमेशा जहां पर भी मास कंक्रीट है यूज करना है हमको, जिसमें ज्यादा डेप्थ हो, ज्यादा कंक्रीट का यूज हो, वहां पे स्टिफ मिक्स ही हम लोग यूज करते हैं। और यदि स्टिफ मिक्स यूज करें तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उसको कम्पैक्ट कैसे करें। कभी यस। भी स्टिफ मिक्स ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा कंपेयर टू वेट मिक्स। ज्यादा जो जिसका वर्केबिलिटी ज्यादा हो उसके कंपेयर में जो स्टिफ मिक्स होगा वो ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, ज्यादा ड्यूरेबल होगा, उसमें क्रैकिंग कम डेवलप करेगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चैलेंज रहता है उसको कम्पैक्ट करने की। इसीलिए लोग क्या करता है कि उसका वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए देता है। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ ये सर, अब हेलो, आवाज आ कहने का आवाज मेरा मतलब यह है कि जब स्टिफ मिक्स यूज करेंगे, है ना, तो उसका स्ट्रेंथ हमेशा वेट मिक्स से, जिसका वर्केबिलिटी ज्यादा हो, उससे हमेशा ज्यादा होगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज होता है उसको कंपैक्ट करने का। यदि हम उसको कंपैक्ट कर लेते हैं स्टिफ मिक्स को तो वो सबसे बेटर होगा हमारे लिए। लेकिन वर्केबिलिटी पर्पज से, अपना काम आसान करने के पर्पज से, जो भी लेबर है, जो भी काम तेजी से करने के लिए, वो आदमी वेट मिक्स या वाटर कंटेंट उसमें बढ़ा देता है, वाटर सीमेंट रेशियो। नहीं तो ओके। कभी भी स्टिफ मिक्स हमेशा ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, ज्यादा बेटर होगा, चाहे वो स्ट्रेंथ पर्पज से हो, चाहे ड्यूरेबिलिटी पर्पज से हो, है ना। ठीक है। हेलो। ठीक है सर। हाँ ठीक। ठीक है। अगला है हाई इम्पैक्ट रेसिस्टेंट कंक्रीट। अब चूंकि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वो हाई इम्पैक्ट रेसिस्टेंट है, यानी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो इम्पैक्ट लोड को ज्यादा बियर करेगा। मतलब वो जल्दी इम्पैक्ट लोडिंग के केस में फेल नहीं करेगा। तो इसमें क्या करते हैं, कंक्रीट तो वही रहेगा, थोड़ा सा प्लस माइनस इसमें कुछ ऐड कर देंगे, कुछ का परसेंटेज कम कर देंगे, कुछ एडिशनल चीज इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ पॉलीमर्स आर एडेड टू ऑब्टेन द डिजायर इम्पैक्ट रेसिस्टेंट ऑफ कंक्रीट। इसमें क्या करते हैं कि कुछ पॉलीमर ऐड कर देते हैं, जैसे कि मेलामिन हो गया। ये बेसिकली मेलामाइन होता है। मेलामाइन शायद हमने बताया भी होगा। ये मेलामाइन एक टाइप का पॉलीमर होता है, जनरली हम लोग कुकवेयर बनाते हैं, जो खाने पीने का जो बर्तन होता है उसको बनाते थर्मोसेटिंग कास्टिंग। हैं। तो हाँ, तो वहां से हम लोग उसका कुछ परसेंट इसमें क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं। जनरली 1% से कम ही लेते हैं परसेंटेज बाई वेट, 0.85%। तो वो सब चीज ऐड करते हैं। उसके अलावा जिलेनियम, उसके अलावा पॉलिस्टीरीन सीट, ये सब चीज हम लोग इसमें क्या करते हैं, हाई इम्पैक्ट रेसिस्टेंट बनाने के लिए ये सब चीज एडिशनली इसमें हम लोग मिला देते हैं। उसके अलावा क्रशेड स्टोन, जिसका कि इम्पैक्ट रेसिस्टेंट ज्यादा हो, क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्यादा हो, क्रशिंग वैल्यू ज्यादा हो, उस टाइप का स्टोन हम लोग इसमें ऐड करेंगे। स्टोन का जनरली जो शेप होना चाहिए इस केस में वो राउंड शेप का ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो स्टोन हो उसका इम्पैक्ट रेसिस्टेंट ज्यादा हो, यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू ज्यादा हो, उसका शेप जो हो वो राउंड शेप हो। उसके अलावा इसमें मेलेमेंट हम लोग यूज करेंगे 0.85% परसेंटेज बाई वेट। उसके अलावा जिलेनियम हम लोग यूज करेंगे, जनरली ये यूज करेंगे 0.5 लीटर पर 100 kg ऑफ सीमेंट बाइंडर, सीमेंट या फिर बाइंडर। ये सब हम लोग प्लेन जो कंक्रीट होता है, कन्वेंशनल कंक्रीट होता है, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो हमारा नया कंक्रीट मिलेगा वो हाई इम्पैक्ट रेसिस्टेंट कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है। यूजिंग 3 लेयर्स। सर रॉन्ड बोलो। एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं तो उससे दिक्कत नहीं होगा, वो स्ट्रेंथ देगा ज्यादा? देगा, ऑब्वियसली देगा। तुम अपना पहले स्पीकर ऑफ कर दो। ठीक है, देखो 1 मिनट। करते हैं एग्रीगेट, वो दो शेप में यूज करते हैं, राउंडेड एंड एंगुलर, है ना। यदि तुम प्रैक्टिकली सोचो, कोई भी चीज लो जो राउंडेड शेप का, राउंडेड मतलब क्लोज टू स्फेरिकल शेप, एंगुलर मतलब
कि उसका कोई एक पार्ट दो पार्ट जो भी हो वो शार्प एज हो, जिसका कि एक कॉर्नर कॉर्नर हो या फिर एक एज हो, वो शार्प हो। शार्प मतलब कि देखो फिगर में हम दिखा देते हैं। सॉइल पार्टिकल्स निकल गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये फिगर दिख रहा है, ये राउंडेड शेप है, ये एंगुलर शेप है। अब इन दोनों को तुम क्या करोगे, हाथ में पकड़ो और जमीन पर पटको, इम्पैक्ट दो इस पर, या फिर कोई चीज इस पर ला करके गिराओ। दोनों शेप तुम रखो सामने में, अगर राउंडेड शेप हो एंगुलर शेप हो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा या फिर कौन जल्दी ब्रेक करेगा? इन दोनों में राउंडेड हो या फिर एंगुलर एंगुलर ब्रेक करेगा सर। करेगा, करेगा ना। तो ये हम सर लोग एंगुलर इसीलिए ब्रेक करेगा। राउंडेड शेप यूज करते हैं वहां पर इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट रेसिस्टेंट कंक्रीट के लिए। ये तो प्रैक्टिकली सोच सकते हो, क्योंकि इसको फोड़ना, तुमको फोड़ना है अपने हाथ से, तो कौन ज्यादा आसान होगा? ये आसान होगा। सबसे पहले ये कॉर्नर रीजन फोड़ दोगे, फिर कहीं ना कहीं फिर एक शार्प एज बन जाएगा, फिर इसको फोड़ दो। ये ज्यादा तुम्हारे लिए, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू सेम वॉल्यूम लो दोनों का, राउंडेड शेप का हो एंगुलर शेप का हो। यदि स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करोगे तो एंगुलर का ज्यादा हो जाएगा। यदि सरफेस एरिया इसका बड़ा हो गया तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। Using 3 layers of polystyrene sheets with 0.85% of melamine gives high strength, मतलब compressive strength, and improves the impact capacity of concrete. जनरली हम लोग क्या करते हैं, 3 लेयर ऑफ पोलिस्टीन सीट्स भी यूज करते हैं। अब ये सीट्स कैसे यूज कर सकते हैं? अब एक लेयर हमने डाला कंक्रीट का पतला, उसके ऊपर सीट बैठा दिया, उसके ऊपर फिर से हमने डाल दिया कंक्रीट, इस हिसाब से। या फिर एक ही पोलिस्टीन को 3 लेयर, मतलब 3 लेयर जो पोलिस्टीन है उसको सिंगल हम लोग यूज कर लिए। इस हिसाब से यदि हम कंक्रीट को यूज करते हैं, उसमें पोलिस्टीन यूज करते हैं सीट, तो हमारा स्ट्रेंथ जो है, इम्पैक्ट रेसिस्टेंट जो होता है उस कंक्रीट का, वो इम्प्रूव होता है। Polystyrene sheets increases the adhesive force between materials in the mix, and superplasticizers increases the workability so as to produce self compacting concrete। इस हिसाब से क्या हो जाता है हमारा, कि वो जो कंक्रीट होता है वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग भी हो जाता है। अब यहाँ पे हमने सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया, तो ये क्या करेगा कि वर्केबिलिटी बढ़ा देगा। वर्केबिलिटी बढ़ाएगा तो हमारा कॉम्पैक्शन बढ़ जाएगा। यदि मास लेवल पे यूज कर रहे हैं कंक्रीट को, तो वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे? जहां पर भी जो स्ट्रक्चर कंक्रीट का है वहां पे इम्पैक्ट लोडिंग जो है बार बार आता हो, वहां पे हम लोग इस टाइप का कंक्रीट का यूज करेंगे। पहला है हार्बर्स, वेयर इम्पैक्ट लोड्स ड्यू टू शिप कॉलिजन। हार्बर जहां पर की जो भी समुद्र किनारे या फिर जहां भी वाटर स्ट्रक्चर है, वहां पर जहां पर नाव अक्सर, जो समुद्री नाव है वो अक्सर आकर के रुकता है, तो वहां पे कॉलिजन का चांस ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। वेयर इम्पैक्ट लोड ड्यू टू शिप कॉलिजन सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेज देयर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद ब्रिज पायर्स, मतलब जो पुल है, जो भी ब्रिज है उसका पायर्स में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारा जो रिवर में जो फ्लोटिंग मटेरियल है जिसका कि वेट ज्यादा हो, वो आकर के अक्सर जो भी पायर्स हैं ब्रिज के, उससे कॉलिजन अक्सर होते रहता है। तो उस केस में उस मटेरियल का डिग्रेडेशन ना हो, उस केस में हम लोग इस टाइप के कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स दैट आर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड्स मे बी बिल्डिंग इन ह्यूरिकेन एंड टाइफोन्स रीजन और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल्स। इन सब रीजन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ह्यूरिकेन में क्यों यूज करते हैं जनरली हम लोग? क्योंकि वहां पर अक्सर अर्थक्वेक का चांस ज्यादा होता है। तो अर्थक्वेक भी एक टाइप का इम्पैक्ट लोडिंग हुआ। उसके अलावा टाइफोन, ये सब जगह भी जो होता है वो अर्थक्वेक वाला रीजन है, इसमें फ्रिक्वेंटली जो है अर्थक्वेक आते रहता है, तो उस केस में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा है फ्लोटिंग डेब्रिस इंटरिंग पंप स्टेशन इनटेक। मान लो कि जहां पे हमने पंप सेटअप किया हुआ है, पंप स्टेशन बनाया हुआ है, जहां पे हम लोग वाटर इनटेक बनाया हुआ है,
तो वहां पे क्या होता है कि पानी के साथ साथ फ्लोटिंग जो डेब्रिस है वो आकर के उस इंटेक का जो भी वाल्स है उसे कोलाइड कर सकता है, जिससे कि वो वाल डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। Wandering ships and barrages are considered one of the major source of impact stress for the such a structure। जहां पर भी इम्पैक्ट का चांस है जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वहां पे हम लोग इस टाइप का कंक्रीट का यूज करेंगे। ठीक है। उसके अलावा ब्रिजेज, हार्बर्स, जेटीज एंड प्रोटेक्शन डाइक्स आर ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दैट आर कॉन्स्टेंटली प्रोन टू सच ए लोडिंग। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा इस इम्पैक्ट लोडिंग का शिकार होता है। तो वहां पे हम लोग इस टाइप का कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। बोलो, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, इसमें डाउट नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं स्टील फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट, SFRC। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? S फॉर स्टील, F फॉर फाइबर, R फॉर रिइंफोर्स, कंक्रीट, C फॉर कंक्रीट, SFRC। SFRC में जो हम लोग स्टील फाइबर यूज करते हैं उसका प्रॉपर्टीज हम लोग देख लें। फाइबर टाइप जो हो सकता है वो हुकेट टाइप का हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, डिफॉर्म्ड हो सकता है, क्रिम्पेड हो सकता है, ट्विस्टेड हो सकता है। ये फाइबर का टाइप हो गया। ठीक है। फाइबर लेंथ जो हो सकता है अप्रोक्सीमेट 50 mm। हालांकि ये वेरी करता है, जरूरी नहीं 50, 30 भी हो सकता है, मोर देन 50 भी हो सकता है। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, 1100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कंसर्न है कि जो जनरल रिइंफोर्समेंट हम लोग यूज करते हैं बार, जनरली FE 250, FE 500, FE 420, 450 यूज करते हैं। तब बोलो कि सर वो स्टील का स्ट्रेंथ 450 हुआ, 250 हुआ, हार्डली 500 हम लोग यूज करते हैं, ये 1100 कैसे आ गया, है ना? तो हमने भी इस पर देखा था एक बार, कुंदन भी हमको बताया था इस पर कि जिसमें कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था स्टील फाइबर, उसमें 1.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा था। लेकिन ये सही है, ये करीब करीब इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो 1100, 1200, इससे कम भी होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टील। यदि माइल्ड स्टील है या फिर स्टेनलेस स्टील है, उसमें कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रेंथ हमेशा जो कन्वेंशनल बार है उससे हमेशा इसका ज्यादा रहता है। चाहे हो सकता है इसका शेप के चलते हो कि कम डायमीटर में भी इसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो, क्योंकि डायमीटर के हिसाब से भी जो स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो भी वेरी करता है स्टील का। पढ़ा है ना सर, कमर सर पढ़ाए होंगे। हाँ 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 सर। तो हो सकता है कि इसका ये एक फैक्टर हो, हमको भी डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन ये सही है कि इसका स्ट्रेंथ जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ वो कन्वेंशनल रिइंफोर्समेंट से ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा है। जो कन्वेंशनल रिइंफोर्समेंट है करीब करीब जहां तक हम जानते हैं कि 650, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है उसका हार्डली 650 तक जाता है। उसमें मिनिमम डायमीटर हम लोग कितना लेते हैं? 6 mm ये लेते हैं ना, 6 mm। हाँ हाँ सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो जो डायमीटर इसका होगा वो 0.3 mm टू 0.7 mm, मतलब बिलो 1 mm, मैक्सिमम 1 mm साइज हो सकता है इसका डायमीटर। तो हो सकता है कि जो हम टेस्ट कर प्री स्ट्रेस जो बताए थे ना सर, उसमें भी 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर से स्टार्ट होके 2000 के करीब जा रहा था सर। हाँ, तो उसका वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि वहां जो 500 हमने पढ़ा उससे ज्यादा स्टील का स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इसका डायमीटर कितना है, 0.3 टू 0.7 mm, है ना? मैक्सिमम 1 mm का इसमें जो भी स्टील फाइबर हम लोग लेंगे उसका डायमीटर मैक्सिमम 1 mm हो सकता है। इसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू उतना ही लगभग में होगा जहां तक हमको लगता है। उसका भी जो कन्वेंशनल रिइंफोर्समेंट होता है बार होता है उसका भी 2 × 10⁵ मेगापास्कल इतना ही होता है ना? हाँ सर, इतना ही होता है। डेंसिटी भी लगभग में इतना ही होता है, करीब करीब 8000 kg पर मीटर की उसका भी होता है, इसका भी उतना ही होता है 7800। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली क्या होता है, लेंथ टू डायमीटर रेशियो होता है। जैसे मान लो कि जो भी तुम्हारा स्टील फाइबर है उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ से डायमीटर, उसका लेंथ में डायमीटर से डिवाइड कर दो तो वो तुम्हारा एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। ठीक है। तो ये जनरली 30 to 150 होना चाहिए।
यह होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। ये हो गया हमारा स्टील फाइबर का प्रॉपर्टी। अब यही स्टील फाइबर हमको यूज होता है एसएफआरसी बनाने, मतलब स्टील फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। तब उसका देखते हैं कि एसएफआरसी जो कंक्रीट हम स्टील फाइबर मिलाकर बनाए तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो सबसे पहले है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में उसका इंक्रीज करेगा। फ्लेक्सुरल बेंडिंग स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 3 times मोर देन कन्वेंशनल कंक्रीट। जो कन्वेंशनल कंक्रीट हम लोग बनाते हैं उसके कंपेयर में 3 गुना उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एसएफआरसी हम लोग पढ़ रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो कन्वेंशनल आरसीसी स्ट्रक्चर है जिसमें कि रिइंफोर्समेंट हम लोग 8 mm 12 mm 16 mm 20 mm यूज करते हैं उसको रिप्लेस कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट को रिप्लेस कर सकता है। बेटर कंक्रीट जो कंक्रीट है उसका प्रॉपर्टीज अल्टर कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली हम क्या करें कि उसमें मेन रिइंफोर्समेंट नहीं दें और सिर्फ एसएफआरसी का यूज करें तो हमारा डिजायर्ड जो स्ट्रेंथ है जो डिजायर पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम छत ढाल रहे हैं उसमें जो रिइंफोर्समेंट हम लोग देते हैं स्टील बार वो नहीं दें और सिर्फ फाइबर उसमें डाल दें, स्टील फाइबर डाल दें तो हमारा छत उतना ही स्ट्रेंथ या उससे ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। नहीं, ये मेन कोर्स में कभी नहीं आ सकता है। ये एक सप्लीमेंट्री की तरह काम करता है। सप्लीमेंट्री मतलब कि जो माइनर डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे क्रैकिंग हो गया, उसके अलावा हमको थिकनेस रिड्यूस करना है, ये हो गया, इन सब चीज में ये इफेक्टिव है, मेन कोर्स में नहीं है। ऐसा ये कभी मत समझना कि मेन जो रिइंफोर्समेंट बार हम लोग देते हैं उसको ये रिप्लेस कर देगा, नहीं। यदि हमारा थिकनेस पर्पस नहीं भैया हमको इतना थिकनेस नहीं देना, हमको थिकनेस कम रखना है, वहां पे स्टील फाइबर हम लोग यूज करके उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का थिकनेस लिमिटेड कर सकते हैं, उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं, उसका फैटिग रेसिस्टेंट इंप्रूव कर सकते हैं, उसका इंपैक्ट रेसिस्टेंस इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वही बेनिफिट है, फैटिग रेसिस्टेंट भी इंप्रूव होता है, ऑलमोस्ट 2 times इंक्रीज इन फैटिग स्ट्रेंथ। उसके अलावा इंपैक्ट रेसिस्टेंट भी इंप्रूव होता है, यहाँ पर ऑब्वियसली होगा, है ना। परमेबिलिटी भी, अब बोलो परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर ये इंप्रूव होता है। तो कहीं ना कहीं मान लो कि जो कंक्रीट यूज करते हो, है ना, तो उसमें छोटा पार्टिकल बड़ा पार्टिकल होता है, लेकिन जितना ज्यादा अमाउंट में एक मटेरियल यूज करोगे ज्यादा वॉल्यूम का जो कि सॉलिड मटेरियल हो, तो उस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो उसका पोरोसिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि स्टील जो है वो कभी भी इसका वॉल्यूम जो होगा एक एग्रीगेट के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। हाँ, ये भी डिपेंड करेगा कि हम कितना अमाउंट में यूज कर रहे हैं कंक्रीट। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड अमाउंट में यूज कर दें तो वो उसका पोरोसिटी घटाएगा, नहीं, बढ़ा भी देगा। तो उसको हमको एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है, तब जाकर के हमको ये पोरोसिटी उसका कम करेगा। उसके अलावा एब्रेशन रेसिस्टेंट को भी ये इंप्रूव करता है, श्रिंकेज ऑब्वियसली इंप्रूव करेगा। एक कंसर्न इसमें आता है कोरोजन का, तो इसको भी हम लोग लिमिट कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं यदि प्रॉपर वे में इसको हम कवरिंग प्रोवाइड करें, प्रॉपर प्रोपोर्शंस में इसको मिक्स करें, थोड़ा सा हम ध्यान के साथ इसको बनाएं तो कोरोजन, चूंकि स्टील है तो कोरोजन का चांस बनता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस पर ध्यान दें, प्रॉपर कवरिंग प्रोवाइड करें, प्रॉपर प्रोपोर्शंस में मिक्स करें, ज्यादा प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं करें, तो हम इसको कोरोजन से भी बचा सकते हैं। उसके अलावा यूज इसका कहाँ कहाँ है, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल यूजेज ऑफ एसएफआरसी आर लिस्टेड बिलो। स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों जगह हम लोग इसका यूज करते हैं। यदि हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करें तो डैम में यूज कर सकते हैं, स्टीलिंग बेसिन्स, स्टीलिंग बेसिन्स में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। स्टीलिंग बेसिन समझ में आता है? नहीं पता लग रहा है सर। एक्चुअली ये एक टाइप का बेसिन होता है, जैसे तुम लोग मैन होल देखे हो ना, बीच हाँ, में मैनहोल तो बनाते देखे हैं, हैं सर। यस सर। तो मैन होल नहीं बता रहे हैं, मैन होल का जैसे वहां पे एक और पर्पस सॉल्व होता है कि जैसे मान लो जो भी हमारा मेन जो ये है पाइप है जो भी डिस्चार्ज करने वाला,
ठीक है, उस पाइप का डायमीटर कम होता है, लेकिन जहाँ पे मैनहोल है वहां पे देखो ज्यादा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। तो वहां होता क्या है कि वहां पे वाटर का स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, स्टीलिंग बेसिन का पर्पस वही है कि जो भी वाटर कन्वेइंग स्ट्रक्चर है ना, वहां पे उस वाटर का जो फ्लो वेलोसिटी है उसको कम करने के लिए हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये स्टीलिंग बेसिन वही काम करता है कि फ्लो वेलोसिटी को कम करता है। अब कम करने का रीजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारा चीज है इसके पीछे। जनरली ये इन्वायरमेंटल का चीज हो जाएगा। स्टीलिंग बेसिन में हमको लगता है पढ़ाई भी होंगी तुम लोग को। अभी नहीं बताइए सर। नो, आगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एंड हाईवे पेवमेंट। हेलो, हेलो, हाँ आ रहा है सर आवाज। यस सर। ठीक है। एयरपोर्ट एंड हाईवे पेवमेंट, एयरपोर्ट में भी हम लोग करते हैं, हाईवे पेवमेंट पे भी करते हैं। एयरपोर्ट पे भी इम्पैक्ट लोडिंग का चांस ज्यादा होता है। जैसे ही वो लैंड करता है कोई भी एयरपोर्ट सॉरी कोई भी जेट लैंड करता है तो वहां पे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इम्पैक्ट लोडिंग उस पेवमेंट पे आ सकता है, तो उस केस में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हाईवे पेवमेंट पे भी यूज कर सकते हैं हम लोग। पार्टिकुलरली वेयर ए थिनर देन नॉर्मल स्लैब इज डिजायर्ड, मतलब प्रैक्टिकली जहां पर हम लोग को नॉर्मल स्लैब थिकनेस से कम थिकनेस का हमको पेवमेंट का डिजाइन करना है, वहां पे भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में अक्सर इम्पैक्ट लोडिंग का चांस ज्यादा रहता है। कोई भी मटेरियल, मान लो कि हैवी मटेरियल है, उसको लिफ्ट करना, उठाना, फिर रखना, या हैवी व्हीकल्स आता है, तो उस वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टरी कंक्रीट के तौर पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हाई एल्यूमिनियम कंटेंट जो है, इसमें एल्यूमिनियम कंटेंट जो है वो हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है। फाउंडेशन स्लैब फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फाउंडेशन में भी यूज कर सकते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। ब्रिज डेक्स में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्टक्रीट लाइनिंग्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जनरली टनल वर्क में। ठीक है। उसके अलावा शॉर्टक्रीट कवरिंग्स में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं टू स्टेबलाइज एबव ग्राउंड रॉक और सॉइल स्लोप। फॉर एग्जांपल हाईवे एंड रेलवे कट्स एंड embankment टू स्टेबलाइज एबव ग्राउंड रॉक और सॉइल स्लोप्स। हाँ, जैसे मान लो कि कोई भी ग्राउंड है, चाहे वो रॉक का है या फिर सॉइल का है, सॉइल स्लोप है, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए हम लोग शॉर्टक्रीट कवरिंग्स का यूज कर सकते हैं। जैसे ये रेलवे में भी यूज कर सकते हैं, हाईवे में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा थीन सेल स्ट्रक्चर बनाने में, कोई भी स्ट्रक्चर जो हमको पतला बनाना हो तो उस केस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे फोम डोम, ये एक टाइप का डोम्स है, इसको भी बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोशन रेसिस्टेंट बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स, जो भी एक्सप्लोशन रेसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट का चांस है, तो ये वहां पर भी यूजफुल है। ए पॉसिबल फ्यूचर यूज इन सेस्मिक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर, मतलब हो सकता है कि फ्यूचर में इसको हम लोग सेस्मिक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने में भी इसका हम लोग यूज करें। ये सब इसका यूज है जनरली। जहां पर इसमें यदि ओवरऑल हम लोग बात करें तो हम लोग वहां इसका यूज कर रहे हैं जहां पर स्ट्रक्चर हमको पतला देना है, या वहां पर जहां पर हमको ज्यादा इम्पैक्ट लोडिंग है, या वहां पर जहां पर हमको थिकनेस ऑफ स्लैब कम रखना है ना, वहां पर जहां पर अर्थक्वेक या फिर एक्सप्लोशन का चांस ज्यादा हो, उस हिसाब से हमको स्ट्रक्चर बनाना हो, तो वहां पे हम लोग इस टाइप का एसएफआरसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। सर एक्सप्लोजन SFRC रेसिस्टेंट को बिल्डिंग जो है सर, वो मतलब बंकर बंकर ये सब बना सकते हैं सर इसमें? हाँ, बना सकते हैं। सर एसएफआरसी यूज करने से जो स्ट्रक्चर है उसका शियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा।
तुम खुद सोच के देखो उसको, जो भी तुम स्ट्रक्चर, एक बीम बना लो जो कन्वेंशनल कंक्रीट का हो, एक एसएफआरसी का हो, दोनों को काट के देखो कितना मेहनत किसमें ज्यादा पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है सर। शियर स्ट्रेंथ का मतलब क्या, उस पर्टिकुलर मेंबर को कट करने में जितना फोर्स लगता हो। प्रैक्टिकली देखे तो यही चीज है ना। हाँ यही हाँ चीज है सर। एग्जैक्टली तो दोनों को सोच लो, ऐसी सोचो कि किस जो कन्वेंशनल कंक्रीट से हमने बनाया है वो बीम, पतला से बीम बनाओ, और एक एसएफआरसी से बनाया है, दोनों कट करके देखो किसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ता है। अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील फाइबर इन आरसीसी। अब हमने देखा कि वो एडवांटेज क्या क्या है, लेकिन ये एडवांटेज हम तभी ले सकते हैं जब उसका परसेंटेज हम लोग सही रखें। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट में ज्यादा परसेंटेज में ऐड कर दें तो हमको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमको अप्रोप्रिएट अमाउंट में स्टील फाइबर को यूज करना रहता है। तो जनरली जो इसका अपर और लोअर लिमिट है वो इस हिसाब से है कि 10 kg पर मीटर क्यूब फॉर द हाईएस्ट एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो समझ में आ रहा है, लेंथ टू डायमीटर रेशियो। जो भी स्टील फाइबर है उसका लेंथ कितना है, उसका डायमीटर कितना है, उसका रेशियो एस्पेक्ट रेशियो कहलाएगा। तो जो इसका अमाउंट है स्टील फाइबर का वो बेसिकली 10 kg पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट फॉर द हाईएस्ट एस्पेक्ट रेशियो 80। मैंने जो हम स्टील फाइबर ले रहे हैं उसका यदि एस्पेक्ट रेशियो 80 है हाईएस्ट, तो उसको हम लोग 10 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से लेते हैं। एस्पेक्ट रेशियो हाईएस्ट का मतलब 80 हो या फिर 80 से कम हो। 80 kg पर मीटर क्यूब फॉर लोअर एस्पेक्ट रेशियो 50। मतलब इसको हम 80 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं कंक्रीट में, लेकिन किसके लिए, लोअर एस्पेक्ट रेशियो फाइबर्स के लिए यूज कर सकते हैं, स्टील फाइबर्स के लिए, जिसका कि एस्पेक्ट रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू 50। क्या समझ में, ये लाइन समझ में आया ये वाला? सर कहना क्या चाह रहा है वो नहीं पता लग रहा है सर। कहने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ स्टील फाइबर, जो मान लो केजी में हम यदि देखते हैं, मान लो तुम्हारे पास 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो उसमें कितना केजी तुम स्टील फाइबर ऐड करो। ठीक है, तो स्टील फाइबर भी हमने बताया कि डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट शेप का होता है, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे स्टील फाइबर को डिनोट करेंगे एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो समझ में आया? एस्पेक्ट रेशियो समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि यदि हमारे पास 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो उसमें हम लोग 10 kg स्टील फाइबर जोड़ के डाल सकते हैं, बशर्ते उसका एस्पेक्ट रेशियो जो होना चाहिए मैक्सिमम 80 होना चाहिए उस स्टील फाइबर का। मतलब 80 हो या 80 से कम हो, ज्यादा कम नहीं, मतलब अप्रोक्स 80 हो, हाईएस्ट एस्पेक्ट रेशियो। वही हम लोग मैक्सिमम 80 kg भी यूज कर सकते हैं। 80 है या 50 है, 80 लग रहा है, तो मैक्सिमम हम लोग 80 kg भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका एस्पेक्ट रेशियो 50 हो। एवरेज जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 50 होना चाहिए। आया समझ में कि फिर से बताएं? सर इसका मतलब ये है ना कि ज्यादा पतला होगा तो उसको मतलब कम अमाउंट में ही यूज कर लेंगे, और पतला नहीं, पतला नहीं, जैसे लेमडा यूज करते हो ना, कॉलम के केस में लेमडा यूज करते हो ना, क्या होता है लेमडा? स्लेंडरनेस रेशियो। यस सर। हाँ सर, लैम्डा क्या होता है? रेशियो होता है सर। क्या होता है लेमडा, क्या होता है? L/D होता है। L L/D इफेक्टिव होता है? R मिनिमम होता है सर। तो वहां तो ठीक RCC है, में तो L/D होता है सर। होता है। यहाँ भी एकदम सेम टू सेम उसी का नाम एस्पेक्ट रेशियो रख दिया गया है। अब यहाँ पे जो भी कॉलम तो नहीं है, यहाँ पे स्टील फाइबर है जिसका लेंथ भी होगा, डायमीटर भी होगा, तो उसको हम लोग एस्पेक्ट रेशियो के, मान लो कि किसी भी कोई स्टील फाइबर है, सिर्फ और सिर्फ उसका लेंथ हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, जब भी लेंथ बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोग डायमीटर में भी चेंज करते हैं। हो सकता है कि मान लो कि हाँ सर, आवाज आ रहा है मान लो कि कोई स्टील फाइबर है जिसका लेंथ L1 है, उसका डायमीटर D1 है,
हम्म क्या बता रहे थे? एस्पेक्ट रेशियो के बारे में, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग परसेंटेज कंटेंट लेंगे या फिर वेट के हिसाब से, वो एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से हम लोग उस स्टील फाइबर का एस्पेक्ट रेशियो कितना है उसके हिसाब से हम लोग उसका अमाउंट डिसाइड करें। यदि 80 है, एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा है। अब ज्यादा है इसका मतलब क्या हो, उसका लेंथ ज्यादा हो सकता है, ज्यादा ही होगा। इसको रफली समझ सकते हो कि एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा है मतलब उसका लेंथ ज्यादा है, रफली, एग्जैक्टली नहीं। तो यदि ज्यादा उसका लेंथ है तो उसका थोड़ा अमाउंट हम लोग कम रखें, यदि उसका लेंथ कम है तो अमाउंट हमको थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। अब अमाउंट ज्यादा कम रखने से ये भी अल्टर होता है कि मान लो कि ज्यादा एस्पेक्ट रेशियो का है स्टील फाइबर, यदि उसको ज्यादा अमाउंट मिल लेते हैं तो हमारा एक समस्या आएगा वर्केबिलिटी का, वर्केबिलिटी घटेगा। लेकिन वही लो एस्पेक्ट रेशियो का स्टील फाइबर रहेगा तो सेम अमाउंट यदि हम लोग डालें तो वर्केबिलिटी इसका बेटर होगा। क्योंकि तुम खुद सोचो कि ज्यादा बड़ा बड़ा साइज का छड़ डाल करके पतला पतला तार, उसको तुम काम करने के लिए या फिर प्लेस करने के लिए यूज करोगे जब कंक्रीट को, तो ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा यदि उसका एस्पेक्ट रेशियो कम है, लेकिन वही ज्यादा बड़ा साइज का हो, ठीक है, स्टील फाइबर, तो उसको तुमको काम करने में सहूलियत नहीं हो, यानी वहां पर तुमको वर्केबिलिटी अफेक्ट करेगा। इसलिए ज्यादा एस्पेक्ट रेशियो का जो स्टील फाइबर होगा उसका अमाउंट हम लोग कम रखेंगे। इसका एक और बेनिफिट है, ज्यादा एस्पेक्ट रेशियो का जो स्टील हम लोग यूज करते हैं स्टील फाइबर, तो उसका स्ट्रेंथ कंपेयर टू लो एस्पेक्ट रेशियो कम ही अमाउंट में हमको अचीव होता है, ठीक है। और एक चीज और फायदा है कि इसको हमको कॉम्पैक्ट करने में आसानी होता है यदि हाई एस्पेक्ट रेशियो का स्टील फाइबर यूज करें तो कम अमाउंट। वही यदि सेम अमाउंट में लो एस्पेक्ट रेशियो थी स्टील फाइबर यूज करें तो कहीं ना कहीं हमको कॉम्पैक्शन का इशू आएगा, क्योंकि बहुत सारा नेटवर्क का हमको ये स्टील फाइबर का बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। यदि लो एस्पेक्ट रेशियो का हम लोग यूज करें तो नंबर ऑफ स्टील फाइबर्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा प्लस माइनस पॉइंट है, दोनों के साथ एक बैलेंस बना के एक जरूरत के हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि हम लोग किसको अडॉप्ट करें, कितना अमाउंट में अडॉप्ट करें, क्या परसेंटेज रखें इस एस्पेक्ट रेशियो का। In most of the field applications, the fiber content ranges from 0.3 to 2.5%। जनरली जो परसेंटेज में इसका बात करें तो 0.3 से 2.5% के बीच में हम लोग स्टील फाइबर यूज करते हैं बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के हिसाब से है। हायर वैल्यू ऑफ फाइबर कंटेंट अप टू 10% हैव आल्सो बीन एक्सपेरिमेंटेड, मतलब 10% तक भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो 0.3 से 2.5% के बीच ही हम लोग यूज करते हैं। एडिशन ऑफ स्टील फाइबर अप टू 5% बाय वॉल्यूम इंक्रीजेस द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टू अबाउट 2.5 टाइम्स देन दैट ऑफ प्लेन कंक्रीट। मतलब यदि हम किसी प्लेन कंक्रीट में 5% बाय वॉल्यूम स्टील फाइबर ऐड करें, उसका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होगा वो करीब करीब 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। Field experiments with 2% of fiber content indicates that SFRC runway slabs could be about 1/2 the thickness of plain concrete slab for the same wheel load coverage। यदि हमारे पास एक सर्टेन व्हील लोड का हमको पेमेंट डिजाइन करना है और यदि हम लोग उसको प्लेन कंक्रीट से बनाते हैं और दूसरा हम लोग SFRC से बनाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि सेम व्हील लोड के लिए जो SFRC द्वारा स्लैब का थिकनेस आया है वो करीब करीब प्लेन कंक्रीट के तुलना में हाफ की जरूरत पड़ेगी सेम स्ट्रेंथ के लिए, यदि उसमें हम लोग 2% फाइबर कंटेंट मतलब स्टील फाइबर ऐड करते हैं तो थिकनेस हमारा हाफ हो जाता है सेम स्ट्रेंथ के लिए, सेम व्हील लोड के लिए। कुछ पॉइंट्स जो है नोट करना चाहिए, मतलब इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगा लेकिन ध्यान देने वाला चीज है।
एडिंग स्टील फाइबर प्योरली ऑन वॉल्यूम फ्रैक्शन बेसिस हैज इट्स डिसएडवांटेजेस। कहने का मतलब ये है कि यदि हम स्टील फाइबर जो है वो प्योरली वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करें, ये हमारे लिए प्योरली फायदेमंद नहीं है। इसलिए कि हमारे पास जो है स्टील फाइबर जो है डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो का, डिफरेंट टाइप्स का, जैसे हमने बोला स्ट्रेट स्टील फाइबर, हमने बताया हुक टाइप स्टील फाइबर, हमने बताया क्रिम्प टाइप का स्टील फाइबर, हमने बताया ट्विस्टेड स्टील फाइबर। तो वो अलग अलग टाइप है। अब हमको टाइप के हिसाब से भी डिसाइड करना है कि वॉल्यूम कितना लेना होगा। अब किस टाइप का, मान लो कि क्रिम्पेड है, वो किसी पार्टिकुलर वर्क के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, तो हम लोग उसको क्रिम्पेड ही उसमें यूज करेंगे। जहां पे हुक टाइप का हमको चाहिए वहां हुक टाइप का यूज करेंगे। यदि दूसरा यूज करते हैं तो सेम स्ट्रेंथ के लिए हमको ज्यादा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आंख मूंद के वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग स्टील फाइबर का डिसीजन नहीं लेंगे कि हमको इतना परसेंट चाहिए वॉल्यूम का। हम ये भी देखेंगे कि वो किस टाइप का जो स्टील फाइबर है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, उसके हिसाब से हम लोग परसेंटेज डिसाइड करेंगे। उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे कि ये डिसाइड करेंगे कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए। इन सब चीजों, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील फाइबर ऑन द वॉल्यूम बेसिस हम लोग डिसाइड करेंगे। This is obviously not true because for a given volume of fiber, हाँ, कहने का मतलब ये भी है कि यदि हम सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्टील फाइबर हमने डिसाइड किया, तो यदि हम लो एस्पेक्ट रेशियो का स्टील फाइबर लेते हैं तो उसका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ स्टील फाइबर, वो ज्यादा जरूरत पड़ेगा कंपेयर टू लार्जर एस्पेक्ट रेशियो। कंसिक्वेंटली रिजल्ट्स इन ए लार्जर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। अब यदि हम लोअर एस्पेक्ट रेशियो का, लोअर साइज का हम लोग स्टील फाइबर यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो भी स्टील फाइबर का जो नेटवर्क होगा वो ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा विद इन द कंक्रीट मैट्रिक्स, which would definitely alter the performance of the concrete due to the higher confinement। Obviously ये परफॉर्मेंस जो है कंक्रीट का अल्टर करेगा, क्योंकि कन्फाइनमेंट स्टील रिइंफोर्समेंट का, स्टील फाइबर का ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट करने में भी इशू होगा, कहीं ना कहीं हमको जो शेप देना है कंक्रीट का उसमें भी इशू आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है सर। Similarly, fiber having higher aspect ratio yield better performance due to longer anchorage length and fiber networks। हमने पहले ही बताया था कि जनरली हम लोग जहां तक पॉसिबल हो, एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं, पॉसिबल हो हायर एस्पेक्ट रेशियो हम लोग को स्टील का यूज करना चाहिए, स्टील फाइबर का। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट लेंथ हो या फिर एंकरेज लेंथ हो वो ज्यादा मिलता है, तो परफॉर्मेंस अच्छा होता है। उसके अलावा कंजस्टेड फाइबर नेटवर्क्स नहीं होता है, मतलब कन्फाइनमेंट कम होता है, कम नंबर में स्टील फाइबर होगा तो जो कन्फाइनमेंट होगा विद इन द कंक्रीट मैट्रिक्स वो कम होगा, तो हमारा जो पर्पस है वो बेटर वे में सॉल्व हो सकता है। जो स्ट्रेंथ है, जो वर्केबिलिटी है, वो सारा चीज बेटर वे में ऑब्टेन हो सकता है। Thus, all fibers are not alike and must be selected based on the requirements of the user and applications they will be put to use. Thus, all fibers are not alike and must be selected based on the requirement। कहने का मतलब है कि सारे टाइप का फाइबर्स एक जैसे नहीं है, हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से हमको उसका सिलेक्शन करना चाहिए। Consequently, SFRC should never be simplified as the concrete with steel fiber। कहने का मतलब ये है कि SFRC को हमें ये नहीं सोचना है कि वो जो कंक्रीट है वो रिइंफोर्स्ड विथ स्टील फाइबर्स, मतलब वो कंक्रीट स्टील के साथ रिइंफोर्स्ड है। जैसे हमने पहले भी बताया कि ये एक सप्लीमेंट्री मटेरियल है, ये मेन कोर्स में नहीं दे सकते हैं। हमें ये ऐसा कभी हम नहीं सोच सकते हैं जैसे हमने स्लैब बनाया,
किसका, SFRC। ये हमको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि इसके साथ मेन रिइंफोर्समेंट भी हो। ऐसा नहीं कि यदि स्टील फाइबर हमने डाल दिया तो हम निश्चिंत हो जाए कि वो जितना हमको लोड लेना है वो लोड ले ही लेगा, नहीं। SFRC has to be seen as an engineering material which when added to an appropriate concrete composition according to a suitable fiber type and corresponding dose meets the given requirement। मतलब इसको इंजीनियरिंग मटेरियल के तौर पे हमको देखना है, which when added to an appropriate concrete composition according to a suitable fiber type and corresponding dosage meets the given requirement। कहने का मतलब कि ये इंजीनियरिंग जो मटेरियल है इसको हमें इसमें जो कंपोजिशन देना होगा स्टील फाइबर का वो एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फाइबर हो, अप्रोप्रिएट उसमें डोज हो उसका, तब जाके हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। It is suggested that aspect ratio of less than 60 are best from point of handling and mixing of fibers। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो एस्पेक्ट रेशियो जिस स्टील फाइबर का 60 है वो हैंडलिंग और मिक्सिंग पर्पस से बेस्ट होता है। मतलब हैंडलिंग तो होगा ही, मिक्सिंग भी होगा, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज भी बेस्ट होता है हमारा, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 60, ठीक है। बट एन एस्पेक्ट रेशियो, एयर मतलब एस्पेक्ट रेशियो ऑफ अबाउट 100 इज डिजायरेबल फ्रॉम स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यदि हमको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए सेम वॉल्यूम से, सेम अमाउंट से, तो जो डिजायरेबल वैल्यू होगा एस्पेक्ट रेशियो का वो करीब करीब 100 होगा। However, aspect ratio between 50 and 70 is more practicable value of RMC। जनरली जो रेडी मिक्स कंक्रीट हम लोग बनाते हैं उसमें 50 से 70 जो एस्पेक्ट रेशियो होता है उसको जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंसेज इन साइजेज एंड एस्पेक्ट रेशियो, स्टील फाइबर्स में कम टू डिफरेंट शेप्स, फॉर्म्स, शेप मतलब स्ट्रेट होकेड हो गया, फॉर्म्स मतलब फाइबर ग्लूड टुगेदर विद वाटर सोल्यूबल ग्लू, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मटेरियल्स, कहने का मतलब ये है कि जो स्टील फाइबर है हमारे पास वो डिफरेंट शेप्स के हिसाब से अवेलेबल है, डिफरेंट फॉर्म के हिसाब से अवेलेबल है, डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल है, और डिफरेंट मटेरियल्स के हिसाब से अवेलेबल। इसलिए सभी स्टील फाइबर को हम एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और इसका जो सिलेक्शन है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से हमको करना होगा। उसके बाद ये लास्ट हम लोग आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ SFRC इन इंडिया। जो हम लोग SFRC जो हम लोग जनरली इंडिया में यूज करते हैं उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। Generally, in structural application, SFRC should only be used in supplementary role to inhibit। DLP सर फोन कर रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि ये जो SFRC का जो यूज होता है वो सप्लीमेंट्री रोल की तरह यूज होता है, जो कि हमारा क्रैकिंग, जो इम्पैक्ट रेसिस्टेंस है ना, डायनेमिक लोडिंग का जो रेसिस्टेंस है ना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल, स्टील फाइबर्स alone are insufficient and should never be wholly used to replace traditional steel reinforcement, है ना। तो इसको हम लोग इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल स्टील रिइंफोर्समेंट हम लोग नहीं यूज कर सकते, वो भी रहेगा ये भी रहेगा। या फिर जहाँ ट्रेडिशनल स्टील रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है वहां भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ट्रेडिशनल स्टील रिइंफोर्समेंट की जरूरत है वहां हम इसको देंगे ही देंगे। इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, सप्लीमेंट्री के तौर पे यूज कर सकते हैं इसको। जैसे हमने बताया ना कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसके अलावा हमको प्रोटीनिक्स चाहिए, उसके अलावा हमको हॉर्लिक्स चाहिए, ये सप्लीमेंट्री फूड होता है। उसी तरह ये सब सप्लीमेंट्री है,
जो भी हमारा माइनर डिजीज है, माइनर डिफेक्ट्स है कंक्रीट में। हाँ बोलिए। बोतल कैसा है? हेलो। हाँ हाँ सर। यस। एप्लीकेशन एज स्लैब ऑन ग्रेड, इसका जो एप्लीकेशन है, यदि हम स्टील इन्फोर्समेंट मेन जो इन्फोर्समेंट होता है नहीं यूज करते हैं, इसको हमें हमेशा एक कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड पे या फिर सपोर्ट के साथ यूज करना होता है ना। ऐसा नहीं कैंटिलीवर बीम के तौर पे यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रूफ स्लैब के तौर पे यूज कर सकते हैं। जब भी इसको यूज करेंगे, जैसे पेमेंट क्या है, सॉइल सबग्रेड, जो कम्पैक्टेड सॉइल सबग्रेड होता है उसके ऊपर हम लोग पेमेंट बनाते हैं, रोड पेमेंट हो या फिर जो भी एयरपोर्ट पर का पेमेंट हो, रनवे हो, तो इसका यूज हमेशा उसी टाइप में करेंगे जहां पे जो सपोर्ट है वो सफिशियंट हो। उसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्टक्रीट टनल लाइनिंग, शॉर्टक्रीट करने में टनल वर्क में यूज कर सकते हैं। बेसिकली टनल जब हम लोग खोदते हैं, जब भी हम लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो लोड होता है वो मोबिलाइज करता है एक प्लेस से। जैसे जैसे हमने वो एक्सकवेट करते हैं तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म जो होता है वो मोबिलाइज करता है। तो मोबिलाइज करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पे हमारा फर्क पड़ता है। तो मेन कोर्स में मेन रिइंफोर्समेंट कहो या फिर वहां पे बीम तो होगा ही, लेकिन दो बीम या फिर रिइंफोर्समेंट के बीच में हमको शॉर्टक्रीट करना होता है कि जो भी जो बीच का मटेरियल है, जो भी सॉइल है या जो भी है, वो स्टेबल रह सके, उसको भी स्टेबल रहना जरूरी है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टक्रीट करते हैं। शॉर्टक्रीट टनल लाइनिंग इसको बोलते हैं। ठीक है। By thick shortcut linings, the role of such a shortcut lining is not to try and support the original ground। मैंने वही बोला, ओरिजिनल ग्राउंड को सपोर्ट करने के लिए, ग्राउंड प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए नहीं होता है, बट टू स्टेबलाइज द डिफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द इनहेरेंट ग्राउंड स्ट्रेंथ। जो भी मोबिलाइज्ड फोर्स है उसको स्टेबल करने के लिए या फिर उसके चलते जो डिफॉर्मेशंस होते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग शॉर्टक्रीट लाइनिंग करते हैं। एज एक्सकवेशन प्रोसेस प्रोसीड्स, ground moves into the tunnel and the radial pressure required for the equilibrium reduces as the ground strength is mobilized। Load from the ground causes inward movement of lining until, ये लाइन तो इनकम्प्लीट लग रहा है। बेसिकली वही है जो हमने बताया, लाइनिंग शॉर्टकट लाइनिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। बताओ किसी कोई डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है सर, क्लियर है सर। सर मतलब कि ये आरसीसी में अगर इसको दे रहे हैं तो और बेनिफिट ही हम लोग को देगा एक्स्ट्रा, मतलब उसको बस बस रिप्लेस नहीं करे। रिप्लेस, जैसे कोई थीन स्ट्रक्चर हमको बनाना है उस केस में फायदेमंद है। जहाँ पे इम्पैक्ट रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी हमको ज्यादा चाहिए कोई भी रोड का, जैसे मान लो कि ये कोई रोड हमने बना दिया, इतना बिजी रोड है, उसको दोबारा मरम्मत करने के लिए हमारे पास जल्दी समय नहीं, टाइम नहीं मिलेगा। तो उस केस में ड्यूरेबिलिटी पर्पस के लिए, स्ट्रेंथ पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जनरली फैक्ट्रीज ये सब में इसका यूज करते हैं। हाँ टनलिंग में यूज करते हैं, यही सब जगह इसका यूज है। क्रैक रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जहाँ पे क्रैक ऑलरेडी लार्जर साइज में क्रैक आ गया है उसको फिल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सर बोलो। सर टनलिंग में कार्बन फाइबर का भी यूज करते हैं ना सर? कार्बन फाइबर का यूज कर सकते यस हैं, सर, लेकिन कार्बन इसमें बता फाइबर रहे का थे आप। यूज कर सकते हैं। देखो बता तो रहे हैं, टनलिंग भी बहुत सारा टाइप का होता है, इंपॉर्टेंट के हिसाब से होता है ना। टनलिंग वर्क मान लो कि जहां पर ज्यादा रिस्क है वहां, या फिर उस स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग ज्यादा कॉस्टली मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टील फाइबर ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। हाँ सर, यस आवाज आ सर। रही है सर। हाँ यस बोलो। सर। कोई डाउट हो तो बताओ।
सर स्टील फाइबर से ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना कार्बन फाइबर का, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन पैसा भी तो मायने रखता है ना। हाँ सर, कार्बन फाइबर काफी यस सर, ज्यादा पैसा महंगा तो है जरूर। स्टील फाइबर से। अब कपड़ा खरीदने जा रहे हो, एक रेमंड का खरीदो, एक जनरल का खरीदो, दोनों के स्ट्रेंथ में फर्क आएगा, लुकिंग में भी फर्क आएगा। तो अपने बजट के हिसाब से ना आदमी को चलना रहता है। जनरली कार्बन फाइबर का एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है लेकिन वेट उसका बहुत कम, बहुत लाइट वेट होता है। तो वहां पे वेट हमारा कंसर्न है कि वेट हमको हमेशा कम रखना है, स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा रखना है। तो उस केस में हम लोग कार्बन फाइबर ज्यादा यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में ठीक जनरली है सर, कंक्रीट ओके। में कार्बन फाइबर बहुत कम। और किसी का डाउट कुछ? अटेंडेंस ले लें? हाँ ले लीजिए सर अटेंडेंस।